दोस्तों, तो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 116 को, जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, शी हाओ के ग्रैंडफादर उसको बचपन में ही छोड़कर अपर वर्ल्ड में चले गए थे और अब शी हाओ जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इतने सालों बाद में अपर वर्ल्ड में जा पहुंचा है। यानी कि कम से कम 22 या 23 साल हो चुके होंगे जब से शी हाओ ने अपने ग्रैंडफादर को नहीं देखा और यहाँ तक पहुँचने के लिए न जाने शी हाओ ने कितनी सारी फाइट्स की है, पर एट दी एंड वो आज अपने ग्रैंडफादर से मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इस चैनल के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि शी हाओ अपर वर्ल्ड में पहुंच चुका था, लेकिन वहां जाते ही वो एक बर्ड को बचाने के चक्कर में काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इंजरी की वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी उसके पास में कुछ लोग आकर उसे अपने साथ में किसी कैंप में ले जाते हैं और इसके बाद में हमारा सीन कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर एक रूम में हम शी हाओ को लेटा हुआ देखते हैं, जिसके सामने एक एल्केमिस्ट खड़ा होता है जो शी हाओ का इलाज कर रहा था। और जब शी हाओ को होश आता है तो वो उस एल्केमिस्ट को शुक्रिया अदा करता है और खुद वहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन फिर से कट होता है और एक नदी के पास आता है और यहाँ पर हम शी हाओ को देखते हैं जिसके पास ही में कल्टीवेशन कर रहा था। क्योंकि दोस्तों, अपर वर्ल्ड का ऑरा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और इसी वजह से शी हाओ को अपना कल्टीवेशन लेवल बूस्ट करना होगा। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो बीस्ट होता है वो एक लेडी में बदल जाता है क्योंकि शी हाओ ने अब इसके साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। इसके बाद हमारा सीन कट होकर एक जगह पर आता है जहाँ पर वही ओल्ड मैन अपने सभी साथियों को बता रहा था कि एक कॉम्पिटिशन अरेंज होने वाला है और उस कॉम्पिटिशन का नाम सुनने के बाद में हमारा शी हाओ भी उसमें पार्ट लेने के लिए बोल देता है। और दोस्तों, जैसे ही शी हाओ उस कंपटीशन में पहुंचता है तो उसे वहां पर जेसिका के साथ में एक और बंदा मिलता है जिसका नाम होता है जैन। इसके बाद हमें पता चलता है कि चैन और जेसिका एक सिल्वर हेयर वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं। इसके बाद हमें ये भी दिखाया गया था कि शी हाओ उन सभी का पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है और यहाँ पे हमें एक लेडी दिखाई देती है जो जेसिका और चैन से फाइट कर रही थी। तो अब नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शी हाओ एक जगह पर बैठकर अपना कल्टीवेशन लेवल बूस्ट कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसे अपर वर्ल्ड में किसी भी तरह की कोई मुसीबत का सामना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों, अपर वर्ल्ड का ऑरा बहुत ही ज्यादा तेज है, लेकिन हमने ये भी देखा था कि अपर वर्ल्ड का कोई भी बंदा जब लोअर वर्ल्ड में शी हाओ से मिलता था तो वो उसकी पावर्स की बहुत तारीफ किया करता था और वो बंदे उसे ऑफर भी दिया करते थे कि तुम अपर वर्ल्ड में आकर हमारे सेक्ट में शामिल हो जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी शी हाओ इस काबिल नजर आता था। लेकिन शी हाओ ने उन सभी के ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ अपनी कल्टीवेशन के साथ साथ अपनी ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके बाद में हमें उसी बर्ड को दिखाया जाता है जो शी हाओ के कल्टीवेशन को देख रही थी और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बर्ड शी हाओ के कंधे पर बैठ जाती है और शी हाओ भी उसे देखकर काफी खुश था क्योंकि वो भी ये सोच रहा था कि अपर वर्ल्ड में कम से कम उसका एक दोस्त तो बना। वैसे इसके साथ इसका दोस्त वो स्टोन ट्रेजर है तो सही, लेकिन वो हर बार इसकी टांग जो खींचता रहता है और हर बार उसे ब्लेम करता है कि तुमने मुझे मुसीबत में फंसा दिया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ और उसकी जो बर्ड बीस्ट होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, यानी कि वो कुछ बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर एक सिटी में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तभी हमें एक बंदे और बंदी को दिखाया जाता है जिनका अपीयरेंस आदिवासी टाइप का लग रहा था और फिर वो बंदी उस बंदी को लेकर एक रूम में लॉक हो जाती है। और दोस्तों, ये बंदी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि बाहर बहुत खतरा है, बाहर बहुत सारे मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं। इसके बाद में हमें शी हाओ को दिखाया जाता है जो सिटी के एक घर के ऊपर खड़ा हुआ था और वो दूर से ही अपर वर्ल्ड के इन सभी लोगों को देख रहा था और सोचने लगता है कि मुझे तो लगता था कि अपर वर्ल्ड के सारे ही लोग लोअर वर्ल्ड को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और वो सारे के सारे ही खराब हैं। लेकिन मुझे यहाँ आकर ये बात तो पता चल गई कि अपर वर्ल्ड के सारे लोग तो खराब नहीं है। इस मॉरल टेम्पल के जितने भी लोग हैं वो इन सभी लोगों पर राज करते हैं। इस सिटी के लोग खराब नहीं है बल्कि इस मॉरल टेम्पल के लोग खराब हैं। इसके बाद में शी हाओ यहाँ डिसाइड करता है कि वो एक दिन अपर वर्ल्ड का किंग बनकर ही रहेगा। इसके बाद में हमें फिर से उसी ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जिसने शी हाओ को हील किया था। तभी वहाँ पर शी हाओ भी चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट के ऊपर बैठकर जाता है और ये देखने के बाद में वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और ये देखकर वो कहने भी लगता है कि शी हाओ कोई आम इंसान नहीं है। अब हम देखते हैं शी हाओ को जो उस ओल्ड मैन को ग्रीट करते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत थैंक यू।
क्योंकि आप ही ने मुझे हील किया है और ये गिफ्ट्स मैं आप ही के लिए लाया हूँ, क्योंकि इस सिटी में अब जितने भी सारे मॉन्स्टर्स अटैक करने के लिए आएंगे उनसे ये मेरे मॉन्स्टर्स फाइट करेंगे और इस सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। और ये गिफ्ट देने के बाद में शी हाओ यहाँ से निकल जाता है। अब शी हाओ उड़ते हुए कहीं पर जा रहा होता है और उसके साथ में वही बर्ड बीस्ट भी होता है। तो शी हाओ उस बर्ड की टांग खींचते हुए कहने लगता है कि तुम तो मेरी रेड बर्ड की तरह पावरफुल नहीं हो। तो ये बात सुनने के बाद वो बर्ड कहने लगता है कि कौन रेड बर्ड। तो शी हाओ उसे बताता है कि लॉवर वर्ल्ड में तुम्हारी ही तरह मेरा एक बर्ड बीस्ट है जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तुम तो बहुत ही बेकार हो। ये बात सुनने के बाद में बर्ड बीस्ट को गुस्सा आने लगता है, जिसके बाद वो शी हाओ को चोंच से मारने लगता है। ये देखने के बाद शी हाओ कहता है, अरे रुको रुको, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर शी हाओ पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, मतलब कि तुम्हारे स्पीसीज को अपर वर्ल्ड में क्या कहते हैं। तो वो बर्ड बोलता है कि मेरे स्पीसीज का नाम तो बहुत ही ज्यादा बुरा है, तो मुझे सिल्वर हेयर वाली बर्ड भी कह सकते हो। तो शी हाओ बोलता है कि अच्छा, सिल्वर हेयर वाली बर्ड। इसके बाद में हमारा सीन यहाँ से कट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि शी हाओ एक जगह पर आ चुका होता है और वहाँ आते ही वो अपने सामने एक शील्ड देखता है और अब वो अपने स्टोन ट्रेजर से कहता है कि स्टोन ट्रेजर तुम कहाँ हो, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इस बात को सुनने के बाद में उसका स्टोन ट्रेजर वहाँ पर आ जाता है और स्टोन ट्रेजर अपनी पावर्स का यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है। ये देखने के बाद शी हाओ कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा काम के निकले। तो स्टोन ट्रेजर भी बोलता है कि मैं तो सबसे ज्यादा काम का हूँ, तुम किसी काम के नहीं हो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी हाओ उस शील्ड के अंदर चला जाता है और यहाँ स्टोन ट्रेजर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो ये सारी बातें शी हाओ से भी पूछता है। तो शी हाओ बताता है कि मैं अपने पेरेंट्स से बुटियन हॉल में मिलने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स इसी अपर वर्ल्ड में बुटियन हॉल में रहते हैं और उन्होंने ही इस शील्ड को क्रिएट करके रखा है जिससे कोई घुसपैठी यहाँ पर ना आ पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि शी हाओ और स्टोन ट्रेजर एक जगह पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही शी हाओ यहाँ पहुँचता है, यानी कि बुटियन हॉल में पहुँचता है, तो अपने सामने दो डिसिपल्स को देखता है जो आपस में बातें करते हुए चल रहे होते हैं और वो दोनों ही बंदे शी हाओ के छोटे भाई यानी कि जैक के बारे में बात कर रहे होते हैं। और वो बंदा दूसरे बंदे से कहता है कि हमारा जैक काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो दूसरा बंदा बोलता है कि मैंने भी इसके बारे में सुना है, पर ये समझ नहीं आ रहा ये इतना जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। फिर दूसरा बंदा बोलता है कि जैक के पास में अब सुप्रीम बोन आ चुकी है जो उसी के भाई की है, लेकिन उसके भाई के बारे में हमारे बुटियन हॉल में कोई भी ज्यादा चर्चाएं नहीं होती है, क्योंकि उसका भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो किसी वजह से मर चुका है। और दोस्तों यहाँ ये दोनों बंदे शी हाओ के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदे अब शी हाओ की पूरी फैमिली के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ वो ये भी कहते हैं कि डीमन कॉन्टिनेंट में जैक के ग्रैंडफादर को बंदी बना लिया गया है, इसीलिए जैक के पेरेंट्स अपनी सेना को इकट्ठा करके डीमन कॉन्टिनेंट पर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि वो भी अपने ग्रैंडफादर को बचाना चाहते हैं। और इसी वजह से हमारे मास्टर जैक इतना ज्यादा कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी डीमन कॉन्टिनेंट में जाने वाले, लेकिन जैक के पेरेंट्स उसको वहाँ पर नहीं जाने देना चाहते, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर इतने टाइम से वहाँ पे है और वो अभी तक वहाँ से वापस नहीं आए हैं। इसीलिए जैक के पेरेंट्स को उनकी चिंता है और वो जैक को अब खतरे में नहीं डालना चाहते, लेकिन जैक तो अपनी कल्टीवेशन को इसीलिए बढ़ा रहे हैं, ना जाने अब आगे क्या होगा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं शी हाओ को, जो पीछे खड़ा खड़ा इनकी बातों को सुन रहा होता है और उनकी बातों से उसे पता चल जाता है कि उसके ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है और वो इस अपर वर्ल्ड में डीमन कॉन्टिनेंट में कहीं पर है। और ये जानने के बाद में वो सोचने लगता है कि उसे सबसे पहले अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहिए, ना कि अपने पेरेंट्स से, क्योंकि उसके पेरेंट्स तो बुटियन हॉल में काफी ज्यादा चर्चित हैं और उन्होंने इस सेक्ट को प्रोटेक्शन देने के लिए एक शील्ड भी यहाँ बनाई हुई है। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो पहले अपने ग्रैंडफादर को बचाए। अब स्टोन ट्रेजर शी हाओ से कहता है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम्हें अब अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना है। तो शी हाओ बोलता है कि मेरे माता पिता तो एकदम सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर बहुत ही ज्यादा खतरे में हैं, इसीलिए सबसे पहले मुझे उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। ये कहने के बाद में शी हाओ वहाँ से डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है डीमन कॉन्टिनेंट में और यहाँ हमें एक नैरेटर वॉइस बताती है कि डीमन कॉन्टिनेंट किस तरह का है। तो नैरेटर वॉइस हमें बताती है कि ये कॉन्टिनेंट आम लोगों की जगह नहीं है। यहाँ आने के बाद तुम्हें अपने कल्टीवेशन लेवल को बिल्कुल भी बूस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद में तुम्हारी लगातार फाइट एक के बाद एक दुश्मनों से होगी और यहाँ आने के बाद में तुम्हें बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलेगा। और यहाँ पर पानी की जगह खून की नदियाँ बहती है, जिसमें चारों तरफ लाश ही लाश तैरती हुई दिखाई देती है और यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा पूरी तरह से डार्क एनर्जी से भरा हुआ है और इसीलिए यहाँ पर जब कोई भी कल्टीवेशन करता है तो उसके अंदर डार्क एनर्जी ऑब्जर्व होने का खतरा रहता है।
और वॉरियर्स तो डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक होता है, क्योंकि अगर कोई वॉरियर डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो फिर वो डार्क एनर्जी उनके माइंड्स पर हावी होने लगती है और कभी कभी ऐसा होने पर वॉरियर अपनी ही जान को गवा बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल ऑरा है। कोई भी यहाँ पर अपने कल्टीवेशन ऑरा को बूस्ट कर सकता है, लेकिन डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करना किसी खतरे से खाली नहीं है। इसके बाद में हमें वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है। दोस्तों ये शायद डीमन कॉन्टिनेंट का डीमन किंग हो सकता है। अब हम देखते हैं कि वहाँ का जो स्काई है वो पूरी तरह से ब्लैक कलर का होता है और उसमें से बहुत ज्यादा थंडर निकल रही होती है। इसके बाद हमें एक ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे वॉरियर्स डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ आ रहे थे और उन्हीं में से एक शी-हाओ भी था। और अब हमें पता चलता है कि जो शिप डीमन कॉन्टिनेंट की तरफ आगे बढ़ रही थी वो तुरंत ही रुक जाती है। ये देखने के बाद में आसपास के वॉरियर्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस शिप का जो मास्टर था वो कहता है कि अब ये शिप यहाँ से आगे नहीं जा सकती और ये कम से कम 7 दिनों तक यहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर 200 मील तक ये ऑरा फैला हुआ है। और ये सुनने के बाद में शिप के वॉरियर्स शिप के ऑनर पर गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे कहने लगते हैं कि हमने तुम्हें पैसा दिया है, ये तुम अब कैसी बातें कर रहे हो, तुम इस तरह से शिप को बीच में रोक कर ऐसा कैसे कह सकते हो। इसके बाद में शिप ऑनर बोलता है कि सबसे पहली बात तुम्हें और भी ज्यादा फीस मुझे पे करनी होगी, जिसके बाद ही मैं तुम्हें यहाँ से आगे ले जाने का ट्राई कर सकता हूँ, नहीं तो मैं यहाँ से आगे जाने का रिस्क नहीं ले सकता। इसके बाद हमें शी-हाओ को दिखाया जाता है जो उसकी ये बातें सुनकर काफी हैरान हो चुका था और वो कहने लगता है कि ये तो पक्का दोगला है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर खड़ा हुआ एक बंदा दूसरे बंदे से कहने लगता है तुम तो निर्वाणा लेवल पे हो ना, तो फिर तुम तो उड़ भी सकते हो, तो तुम यहाँ से उड़कर आगे चले क्यों ना जाते। तो ये बात सुनने के बाद में इस बंदे को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो बंदा इस बंदे की बात मानकर वहाँ से उड़कर जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो वॉरियर थोड़ी दूर उड़कर जाता है तो आसमान से एक थंडर आकर उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस वॉरियर का पूरा शरीर वहीं पर जलकर नष्ट हो जाता है। ये देखने के बाद में शी-हाओ और बाकी के सारे वॉरियर्स काफी हैरान हो जाते हैं और फिर उनको एक ही रास्ता नजर आता है यहाँ से आगे बढ़ने का, और वो रास्ता था उस शिप ऑनर एल्डर को फी पे करना। अब शी-हाओ सोचने लगता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे वॉरियर्स उस एल्डर को फी पे कर देते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ा स्पिरिचुअल माउथ आ जाता है जो आने के साथ ही उनके शिप पर अटैक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो शी-हाओ ये देखने के बाद में अपनी पावर्स को रिलीज करता है। तभी वो शिप ऑनर सभी वॉरियर्स से कहने लगता है तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा कहने के साथ ही वो अपना एक ट्रेजर बाहर निकाल लेता है और ये ट्रेजर देखने में दीपक टाइप सा लग रहा था और इसके बाद में वो इस ट्रेजर से उस स्पिरिचुअल माउथ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और दोस्तों उसके ऐसा करते ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।